नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राष्ट्र दरबार। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। 11 दिन से चल रहे गुर्जर आंदोलन में अब राहत मिलती नजर आ रही है। इस आंदोलन के मुखिया कर्नल बैंसला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करके उनकी सभी 6 मांगों पर समझौता किया है। इस मुलाकात में इन सभी मांगों को मानने के साथ साथ सभी आंदोलनकारियों पर लगे केस वापस लिए जाएंगे और आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का फैसला लिया गया है। बुधवार को सरकार के मंत्रिमंडलीय उप समिति व 17 सदस्यीय गुर्जर प्रतिनिधि मंडल के बीच समझौता हो गया। इस घोषणा के बाद बैंसला ने कहा कि वे गुर्जर नेताओं के साथ पटरी पर जाएंगे और उनसे विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद इस आंदोलन की समाप्ति की तरफ अपना रुख किया जाएगा और आज ही आंदोलनकारी पटरी छोड़ेंगे। दूसरी खबर, ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अब सरकार के आदेश के बिना कोई कंटेंट नहीं डाला जाएगा। पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म सूचना और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचालित किए जा रहे थे, पर अब इसका संचालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत होगा, क्योंकि न्यायालय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की जा रही थी। लेकिन सरकार के पास ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सीमित अधिकार थे, जिस वजह से सरकार इस कंटेंट की निगरानी नहीं कर पा रही थी। सरकार ने इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया है। अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई कानून निर्धारित नहीं किया गया था, क्योंकि इसे एक मनोरंजन का माध्यम माना गया, जिस वजह से इसके कंटेंट पर भी कोई रोक नहीं थी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ा, जिसके लिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका टर्नओवर भी जल्द ही बढ़ेगा। इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई कानून बनाना जरूरी हो गया था, जो अब बन चुका है। तीसरी खबर, आज धनतेरस के मौके पर वाराणसी में मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने मंदिर पहुंचे। भारी संख्या में लोगों को देखते हुए पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया। वहीं सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी सब पर नजर रखी जा रही है। दर्शन करने के लिए उड़ीसा, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, बिहार, गुजरात जैसे राज्यों से लोग मंदिर पहुंचे। मंदिर में सोने की प्रतिमा के दर्शन के लिए एक साल में सिर्फ 4 दिन ही दर्शन हो पाते हैं, जिस वजह से इन 4 दिनों में ही भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ इस मंदिर में नजर आती है। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए भक्तों को गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिर के अंदर एंट्री दी जा रही है और अंदर जाने से पहले सबकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। चौथी खबर, दिल्ली में छठ पर्व की रौनक इस बार फीकी होगी, क्योंकि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी है। छठ पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों लोग मनाते हैं और यही लोग दिल्ली में भी भारी तादाद में रहते हैं। हालांकि अपने अपने घरों में या फिर निजी स्थानों पर इस पर्व को मनाने की पूरी इजाजत दी गई है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थान, मंदिर या घाटों पर छठ पूजा मनाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के पर्व के लिए लगभग 1108 छोटे घाट बनवाए थे, पर अब डीडीएमए की रोक के बाद आप सरकार दिल्ली में छठ पूजा को लेकर कोई तैयारी नहीं करेगी। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का वर्चस्व कायम होने पर भाजपा में खुशी का माहौल देखने को मिला। जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इस जश्न में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत की खुशी में मंच पर आए और सबसे पहले भारत माता को प्रणाम करते हुए भारत माता की जय कहा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का।
मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का। उन्होंने इस जीत के लिए लोकतंत्र का हवाला देते हुए सभी बिहार वासियों को बधाई दी। आपको बता दें कि सिर्फ बिहार ही नहीं, मणिपुर, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कर्नाटक, तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों में भी भाजपा ने अपना परचम लहराया है। भाजपा के लिए इस बड़ी खबर को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण का हिस्सा बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का हर नागरिक ये जान चुका है कि भाजपा ही उनके लिए विकास कार्य कर पाएगी। प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में बिहार के समर्थन को भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी बताया। भाजपा के गवर्नेंस मॉडल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जीत के पीछे की असली वजह बताई। उनका कहना है कि जब भी लोग गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं तो उनके दिमाग में भाजपा ही आती है। इस भाषण में उन्होंने जो सबसे अहम बात कही वो थी बिहार चुनाव के लिए साइलेंट वोटर की बात। उन्होंने कहा, बिहार के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है जो हमें बार बार वोट दे रहा है। यह साइलेंट वोटर उन्होंने महिलाओं को बताया। अब इन साइलेंट वोटर के बारे में नीतीश भी भलीभांति परिचित थे, जिसका हवाला वो अपनी हर रैली में देते आ रहे थे। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी करवाई, जिसकी बेशक से अप्रत्यक्ष तौर पर होम डिलीवरी हो रही थी, लेकिन केवल शराब के कारण घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिल रहा था। और ये शराब महिलाओं की नजर में बंद करने पर बिहार की महिलाओं का एक वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साइलेंट वोटर के रूप में बाहर आया। लेकिन सवाल यही है कि क्या इन्हीं साइलेंट वोटर्स के बलबूते पर बंगाल में भी भाजपा का वर्चस्व स्थापित होगा, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसी भाषण में ममता बनर्जी को भी चुनौती दे दी है। सवाल ये भी है कि क्या ये साइलेंट वोटर्स सिर्फ बिहार और बंगाल में हैं या फिर और राज्यों में भी जीत के पीछे इन्हीं साइलेंट वोटर्स का हाथ है। राष्ट्र दरबार में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी खबरों और खबरों के विश्लेषण के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।